जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो पेका के नाम से कानून आया है, उस कानून के तहत कहीं न कहीं पाकिस्तान में जो फेक मीडिया को लेके एक एजेंडा बना के पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की सरकार ने एक बिल पास किया है, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ कोई भी बोल नहीं पाएगा। तो कहीं न कहीं आज पाकिस्तान में जो घटनाक्रम चल रही है, बैड गवर्नेंस चल रही है, उसको ढकने के लिए कहीं न कहीं पाकिस्तान में नाप शनाप कभी कुछ बातें और कभी बिल लाना और कभी कुछ ही करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं आज पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय सिचुएशन हो चुकी है। और अब जब लोगों को आवाज़ उठाने की बात आई तो ये बिल ला के खड़े कर दिए, और इस बिल में सीधा प्रावधान ये है कि अगर कोई भी हुकूमत और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोला तो उसमें 5 साल की कैद में डाला जाएगा। तो कहीं न कहीं आज अनीस फारूकी ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया कि क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तानी सेना कभी टीटीपी, कभी तालिबान और कभी बलोचों के द्वारा मार खा रही है, उस मार को ज़्यादा लोग डिस्कस न करें और चर्चा का विषय न बनाए और पाकिस्तान की आर्मी की ज़्यादा बेइज्जती न हो, इसलिए ये कानून भी है। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट विश्लेषण आरजू काज़मी और अनीस फारूकी का पाकिस्तान की आर्मी और पेका के लिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सर, बड़ा हंगामा है पाकिस्तान में। यकीनन आपकी बड़ी गहरी नजर रही होगी कि वो रिहाम खान की बुक के बाद जो है वो बहुत हंगामा हुआ है। और इमरान खान के चहीते मिनिस्टर जो है मुराद सईद साहब, उनका कहना है कि जी मैं यूके की अदालत में केस कर दूंगा इस बुक के ऊपर, इनके राइटर के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर जी एक बिल पास किया गया है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के नाम से, और जिसपे कहा जा रहा है कि फौज को आप कुछ नहीं कह सकते, आप अदालतों को कुछ नहीं कह सकते। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुराद सईद या पीरनी या इमरान खान को या मलिक रियाज को भी नहीं कह सकते। अगर कहा तो 5 साल की कैद है, फाइन अलग है। तो आप किस तरह से इन सब चीज़ों को देखते हैं? और साथ साथ अभी यूके की अदालत की हमने बात की, तो वहाँ से अभी अल्ताफ हुसैन साहब जो MQM के हेड हैं, उनको जो है वो वहाँ से रिहा किया गया है और कहा गया है कि वो सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर गलत थे। उसके ऊपर भी शहबाज गिल जो इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट है, उनका कहना है कि कहीं लाहौर की अदालत से तो नहीं कोई यूके चला गया है जो उनको इस तरह के फैसले आ रहे हैं। जी, बहुत सारी बातें हैं बिल्कुल यकीनी तौर पे, और एक अजीब बेयकीनी किसी कैफियत इस वक्त मुल्क में छाई हुई है। आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, जो इजहार आज़ादी राय के हवाले से जो इस वक्त मामलात हैं वो ऐसे हैं कि जैसे किसी वर्स्ट मार्शल लॉ में भी शायद ना होते हों, या मार्शल लॉ में ही होते होंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्या चीज़ आवाम से छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या आप चीज़ मामलात को दबाने की बात कर रहे हैं? कौन से गुज़िश्ता ऐसे खाते हैं जो आप चाहते हैं कि लोगों की नज़रों के सामने ना आएँ और उस पे बात ना हो सके, उस पे कॉलम ना लिख सकें? सहाफ़ी क्योंकि पाकिस्तान के बहुत मजबूत हो चुके हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि उनको तो टीवी चैनलों से निकाल दिया गया है, लेकिन उनकी जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और उनको जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स और अखबारात उनको फॉलो करते हैं, वो भी उनके लिए ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं वो सोशल मीडिया पे कुछ ना कह दें। क्योंकि उससे तो टीवी पे निकालने से काम रुका नहीं, वो काम चलता रहा। हामिद मीर भी चल रहे हैं, तलत हुसैन भी चल रहे हैं, आसमा शिराजी भी चल रही हैं, किसी को कब तक निकालेंगे, गरीदा फारूकी भी चल रही। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे कोई ख़ास वजह है। मैंने एक ट्वीट अभी की थी कि ये जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो भी है ये आया है, और साथ साथ आपने देखा कि स्विस लीक्स आई हैं। आप इसकी टाइमिंग ज़रा चेक करें। इसका इनको पहले से अंदाज़ा हो गया था कि ये इस तरह की एक ऐसी चीज़ आएगी कि जिसको छुपाए ना छुपे और बात बनाए ना बने, ये वाली कैफियत हो जाएगी। और वही कैफियत हमें अब नज़र आ रही है कि आप उन चीज़ों को छुपाने की किसी ने आज तक मुझे एक बात बताइए, मुझ समेत कभी फ़ौज पे ये तनकीद की है कि फ़ौज जो है वो हमारी बहुत ख़राब है किसी और वजह से, या ये कि वो काबिल नहीं है, या ये कि वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, उनकी तरबियत में कोई कमी है, या उनको वो जो है ना दुनिया की दूसरी फ़ौज से बहुत कमज़ोर है? कभी किसी ने इस बात पे उन पे तनकीद नहीं की होगी, बल्कि प्राउड फील किया होगा ऑन सर्टेन टाइम्स कि यार ये पाकिस्तान की फ़ौज वाकई आईएसआई, वाकई जिसे कहते हैं दुनिया
کہ بڑے بڑے ایوان اور CIA کے ایوانوں میں اس کی گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، لرزتے ہیں وہ لوگ، تو وہ اچھی باتوں ہوتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی فوج یا ISI یا جو بھی جرنیلز ہیں، بہت سارے تو نہیں ہوں گے، چند ہوں گے یا 50% ہوں گے، یا جتنے بھی ہیں، وہ ان پہ تنقید کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک بازار لگایا تھا، ایک کارپوریٹ ملٹری انکارپوریشن کی دکان کھولی تھی، اور اس میں انہوں نے بیرون ملک بلکہ بین الاقوامی طاقتوں سے یقین دہانیاں کرا کے فنڈنگ لی تھی. اس فنڈنگ کا کھاتا نہ پوچھا جائے ان سے، اس فنڈنگ کی بات نہ کی جائے، اس فنڈنگ کی جو اب آج خرد برد کے معاملات، غبن کے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں، وہ ان سے بات نہ کی جا سکے. تو آپ نے دیکھا کہ معروف ہالی ووڈ کے اداکار رونلڈ ریگن صاحب جب صدر بنتے ہیں، ان کے دور میں آپ کو معلوم ہے افغان طالبان اور حقانی گروپ اور یہ سب واشنگٹن کے ایوانوں میں ڈنر کھاتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے دوست ہوتے ہیں، ان کے سب سے بڑے ایلائی ہوتے ہیں. دیز آر آور ایلائز، وہ ان کو کہتے تھے، ان کو اپنا سپاہی مانتے تھے، کیونکہ ان کو روس کے خلاف جنگ لڑنی تھی. اب روس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آپ کو سپاہی تو مل گئے، لیکن ان سپاہیوں کو تربیت دینے کے لیے، ان سپاہیوں کو جنگ کے طریقے سکھانے کے لیے، ان سپاہیوں تک سپلائیز اور لاجسٹکس پہنچانے کے لیے ایک راہداری پاکستان کی ملی، ایک ان کو سپورٹ پاکستان کی ملی، پاکستان کی آرمی کی ملی، جرنیلز کی ملی، ضیاء الحق صاحب کی ملی. ہر دور میں ہی ہر جرنیل نے ان کو سپورٹ کیا، اور امریکہ اس لیے ہمارے جرنیلوں سے بہت خوش ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو جہاد، افغان جہاد، جو کہ اس وقت جہاد کا لفظ بڑا پاک اور متبرک مقدس سمجھا جاتا تھا دنیا میں، آج تو وہ ٹیررزم کہلائی جاتی ہے، ایکسٹریمزم کہلائی جاتی ہے، اسلامسٹ ایکسٹریمزم کہتے ہیں. اور یہی امریکن ایوانوں میں اس کو کہا جاتا تھا کہ افغان جہاد، کیونکہ روس کے خلاف لڑ رہے تھے اور امریکہ کے حامی تھے، امریکہ کے اتحادی تھے. تو اس میں انہوں نے پاکستان کی دل کھول کے فراخ دلی سے مدد کی، ڈالروں کی برسات کی، اور وہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا. اور سوال ضرور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریگن کے بعد جتنی بھی انتظامیہ آئیں، وہ سوال یہ ضرور کرتی ہیں کہ ہم نے بلینز آف ڈالر دیے، یہ گئے کہاں؟ تو جناب آج اس کا جواب سوئس لیگ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارے بہادر جری جرنیلوں نے کام کیا کیا. انہوں نے کارپوریشن چلائی. کارپوریشن یہ کہ ادھر سے فنڈ آتے تھے، ڈالر آتے تھے، ادھر سے وہ سوئس بینک میں جاتے تھے، بچوں کو بھیجتے تھے، جاؤ بیٹا گھوڑ سواری کرو، پڑھو، اور جو ہے نا اپنی کمپنیاں کھولو، کوئی ایئر لائن میں چلا جائے، کوئی کہیں چلا جائے. جرنیلوں کی جو ہے نا موجیں آ گئی تھیں. ایک عام 19-20 گریڈ کا افسر جو ہے وہ سوئس بینک میں اکاؤنٹ اس کا کیا کر رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہ آپ کو پاکستان کی خفیہ ادارے کا سربراہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ کھولتے پھریں. تو اور مجھے یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اور کتنے جرنیلوں کے نام آئے، دنیا کے اور کتنے خفیہ اداروں کے نام آئے. زاہد علی صاحب کا نام آ گیا، جنرل اختر عبدالرحمان کا نام آ گیا، آپ یہ دیکھ رہی ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار کوئی انڈیا کے جرنیل کا نام ہے تو بتاؤ، اس پہ ذرا ہم تنقید کریں. میں خود چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ملے اور میں پھر لوگوں کو بتاؤں کہ یار دیکھو، مطلب انڈینز ہم پہ بھی تنقید کرتے ہیں نا، تو ہمیں بھی تو جواب دینے کے لیے یار آپ لوگ کچھ دیتے ہی نہیں ہو ہم کو بات کرنے کے لیے. آپ کیسے جرنیل ہو؟ غریب رہ کے زندگی گزار لو گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اپنے بھائی کے لیے تھوڑی مدد کر دیں کہ بھائی یہ بھی کسی شو میں بیٹھ کے بول سکے دیکھو فلاں نے جو ہے نا جسونت سنگھ نے جو ہے نا ایک کرپشن کی تھی، اس کا سوئس بینک میں ایک بھی اکاؤنٹ نہیں ہے. بھائی اتنی غربت بھی کیا بھائی، کچھ تو مطلب اللہ کا خوف کرو، بھگوان کا خوف کرو، اور کچھ کرپشن کیا کرو. ابھی پچھلے والوں نے کی تو آج والے کر لو. کوئی بھی نہیں کرتے. کہ ایسا سالوں نے نظام بنا دیا ہے کہ وہ نظام میں وہ کرپشن ہی نہیں کر پا رہے بیچارے. مطلب آپ ان کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے. اور ہماری آزادی جو ہم نے حاصل کی تھی 1947 میں، اس آزادی کا ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. کہ ہمارے جنرلوں نے آنکھوں پہ عوام کے پٹی باندھ کے کھل کے بنداس ہو کے جو ہے نا کرپشن کی ہے. اور وہ بیچارے جو ہے نا 70 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرانے اپنے 150 گز کے مکان میں، اور اس کے بعد ریٹائر ہو کے جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ اسکول ٹیچری کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ دنیا کے کس جرنیل کی کرپشن سامنے آئی، کتنے لوگوں کی آئی. اور یہ سوال میں نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج خود ان سے سوال کرے. کیونکہ اگر آپ کے باقی جرنیل پاک صاف ہیں تو پھر جو کرپٹ ہیں ان کو گریبان سے پکڑ کے عدالتوں میں گھسیٹا جائے، ان کی اولادوں کو گھسیٹا جائے جو آج اربوں پتی بنے ہیں. تو یہ سوال ہے نا. اب آپ بتائیے نا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک جرنیل کا فنڈ، مجھے بتائیے.
कैसे हो सकता है एक जनरल की पापा जॉन्स? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पैसे, ये डॉलर आए कहाँ से? ये बहुत इतने तो अवाम, पाकिस्तान की अवाम से नहीं लूटे होंगे ना। ये वॉर ऑन टेरर, अफ़गान जिहाद, तालिबान के ख़िलाफ़ जंग, ये जो है वो आर यू ऑन माई साइड और ऑन द अदर साइड ऑफ द टेररिज्म, इस तरह की तड़ियाँ लगाईं। मुशर्रफ ने लोगों को बेचा, लोगों को मासूम लोगों को भेजा, मासूम पश्तूनों को भेजा, बलोचों की जो है ना उन्होंने लाशों पे सियासत की, और सिंध में उन्होंने जो है रेंजर्स का एक्शन किया और आज तक उसमें वो नाकाम रहे। आज भी वहाँ अमन व अमान नहीं है। सिंध जो है वो डाकुओं का राज चल रहा है। एक डाकू जो है वो राज कर रहे हैं ऐवानों में, और बाकी डाकू जो है ना वो सड़कों पे, शाहराहों पे, मोहल्लों में, गलियों में राज कर रहे हैं। तो कौन सा अमन व अमान कायम कर दिया, कौन सा एक्शन प्लान आ गया, कौन सा, बहुत सारे सवाल हैं। और हम पाकिस्तान की आवाम सत्तू पी के सोई हुई है, वो ये सवाल नहीं करती। हम ये सवाल करते हैं तो आप जो है ना वो कहते हैं कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्रिमिनल एक्ट। मैं इसको कहता हूँ कि पाकिस्तान एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, जैसे होता है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसी तरह ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर, यानी कि ये बियॉन्ड, ये मावराए आइन है, ये मावराए कानून है। ये पाकिस्तान का आइन किसी भी शहरी रियासत, आज़ाद शहरी रियासत का कानून और आइन इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों की आवाज़ को दबाएं, उस पर पाबंदी लगाएं, उस पर जुर्म लगाएं, और सिर्फ इस बात पे कि वो एक सर्टन फैक्शन को, एक आर्मी को या अदलिया को बुरा ना कहे या कुछ पे बात ना करे, उस पर तनकीद ना करे। और उसकी इंटरप्रिटेशन भी आप खुद करेंगे कि आरजू काज़मी ने अगर कुछ लिखा तो अनीस फारूकी उसको रीट्वीट ना करें। आप ये देखिए कितनी डिटेल में सर रीट्वीट करने के ऊपर भी सजा है जी। तो ये आप इनकी घबराहट का अंदाज़ा लगाइए कि वो उस दौर रियासत मदीना में ये घबरा रहे हैं जहाँ इनका रहनुमा कहता है आपने घबराना नहीं। तो अब आप बताइए, घबरा हम तो नहीं रहे, घबरा तो आप रहे हैं। आपने ऐसे काम करतूत किए हुए हैं कि अब आपको घबराना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, इसलिए कि घबरा ये खुद रहे हैं। अगर ये खुद घबरा ना रहे होते तो इस किस्म का ये बिल लेकर ना आते और पास ना करवाते। और जो लोग कहते हैं, जो सच बोलते हैं, चाहे हमारे यहाँ के कोई भी जर्नलिस्ट हो या पॉलिटिशियन हो, कोई भी इंसान पाकिस्तान का जो है वो नहीं घबरा रहा। लोग कह रहे हैं ठीक है ले जाओ, 5 साल के लिए ले जाओ, 10 साल के लिए ले जाओ, हम तो बोलना नहीं छोड़ेंगे। क्या ये इससे रोक पाएंगे आपके ख्याल से? क्या ये चीज से लोगों को डरा पाएंगे या अब और लोग खुल के बोलेंगे? देखिए, ताकत तो बहरहाल उनके पास है, और ताकत से हर कोई डरता है। हर एक को अपनी ज़िंदगी, जान प्यारी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक हद तक जा सकता है, वहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पर होकर। इवन ये कि हम बाहर बैठ के भी जो बात कर लेते हैं, वो बाज़-औक़ात बड़ा मुश्किल होता है करना। उसके हमें जो है ना रिपरकशंस होते हैं, तकलीफ़ होती है, बहुत सारे हमने कुर्बानी देनी पड़ती है। और वो जो बेचारे ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, जिनकी रोटी रोज़ी भी नहीं चल रही, जिनके कारोबार भी नहीं चल रहे, जिनका चलना फिरना मुश्किल हो गया है, जिनके बच्चों को स्कूल जाना दोभर हो गया, वो किस हद तक बर्दाश्त करेंगे? ये उस माशरे में ज़रा एक मुश्किल काम है। एक बहुत बड़ा जिहाद है, ये असल जिहाद है जो लोग करना चाहते हैं। इतना सच वो बोल नहीं सकेंगे जितना बोलने की ज़रूरत है। हम भी नहीं बोल सकेंगे, हम इशारतन किनायन बात करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ साबित हो जाएगी कि ये जब अपनी मौत की तरफ कोई निज़ाम जा रहा होता है तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जाते हैं। क्योंकि अब इन्हें मालूम है कि 4 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, अब तनकीद जो है ना उन पे उसके तीर बरसाए जाएंगे और वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और बर्दाश्त क्यों नहीं होगा भाई? तनकीद तो हम इमरान खान पे करेंगे ना, कि इमरान खान ने की हुकूमत ने, उनके वज़रा ने, उनकी काबीना ने कानून साजी में, बजट में, फाइनेंस में, कार रियासत में सही से काम नहीं, कारकर्दगी नहीं दिखाई। लेकिन चूँकि वो उनको लेकर आए हैं, वो उनको लाने वाले, उनकी तनसीब करने वाले, उसको इंस्टॉल करने वाले वो खुद हैं पीछे बैकग्राउंड में। तकलीफ़ उनको होगी, और तकलीफ़ उनको होगी, वो उसको पहले से ही उसका सद्देबाब कर लेंगे कि ये कोई हम पे तनकीद ना कर सके। मामलात बिगड़ने जा रहे हैं, मामलात ख़राब होने जा रहे हैं, मामलात बहुत गर्म हैं, और इमरान खान के बुरे दिन आए हुए हैं, हर तरह से बुरे दिन आए हुए हैं। और वो इमरान वो इंसान है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि जिस पे एहसान करे उसके शर से डरे, और ये वही इंसान है कि जिसने कभी इनके साथ काम किया होगा, आज उनके जो है ना आँखें और नाक और कान जो है वो और मुंह जो है ना तोड़ दिया गया है। मोहसिन बेग साहब का आपने देख लिया क्या हशर हुआ है, जो उनके साथ मैं उनसे कोई बहुत मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, बल्कि बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, क्योंकि वो दीगर कामों में बड़े फ़ख्र से उन्होंने उनका साथ भी दिया था। और उस वक्त जब हम बात कर